नमस्कार, मैं डॉक्टर एसपी गर्ग, डॉक्टर गर्ग आर्थो केयर में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम यहाँ पर मरीजों के मन में एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के पहले आने वाले सवालों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एसीएल लिगामेंट होता क्या है और इसका काम क्या है। एसीएल लिगामेंट का नाम होता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। यह लिगामेंट अपने घुटने में पाया जाता है। घुटने में बेसिकली 2 क्रूशिएट लिगामेंट होते हैं, जैसा कि आप ये ह्यूमन मॉडल जो इसका आर्टिफिशियल मॉडल है जिसमें आप देख पा रहे हैं, 2 क्रूशिएट लिगामेंट होते हैं। एक एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है और एक जो पीछे होता है ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का काम होता है नी जॉइंट को, घुटने को एंटीरियर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। मतलब जो घुटना जो एक हिंज जॉइंट है वो बेसिकली उसमें ये कब्जों का काम करता है क्रूशिएट लिगामेंट। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट घुटने को आगे आने से रोकता है, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट घुटने को पीछे जाने से रोकता है। अगर आप एसीएल लिगामेंट इंजरी में क्या लक्षण होते हैं इस बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप आई बटन पे दिए गए वीडियो के लिंक पे जाकर देख सकते हैं। हमने इस पे डिटेल पे पहले ही वीडियो बना रखी है। और इलाज की बात करें, अगर एसीएल लिगामेंट कंप्लीटली टूट गया है, एमआरआई में पूरा टियर है, तो उस कंडीशन में मरीज को ऑपरेशन द्वारा एसीएल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, यानी कि नया एसीएल लिगामेंट बनाया जाता है। अगर ऑपरेशन की बात करें तो मरीज के मन में सबसे पहला सवाल आता है कि यह ऑपरेशन पूरा चीरा लगा के किया जाता है अथवा ओपन करके किया जाता है या इसको दूरबीन द्वारा या आर्थ्रोस्कोपिक किया जाता है। दूसरा सवाल जो मरीज के मन में आता है कि इस ऑपरेशन में इम्प्लांट क्या लगता है। तीसरा सवाल जो मरीज के मन में आता है कि इम्प्लांट में वैरायटी क्या क्या होती है। चौथा सवाल ये है कि क्या इस इम्प्लांट को फ्यूचर में निकलवाना पड़ता है। और पांचवा सवाल ये है कि ऑपरेशन के बाद मरीज को क्या क्या सावधानियां ध्यान रखनी पड़ती हैं। अब हम इन सब सवालों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी ये कैसे की जाती है। एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी बेसिकली दोनों पद्धति से संभव है, ओपन सर्जरी और आर्थ्रोस्कोपिक अथवा दूरबीन से की जाने वाली सर्जरी। ओपन सर्जरी में घुटने में पूरा चीरा लगाया जाता है जिसमें 5 से 7 सेंटीमीटर का चीरा लगता है और घुटने को पूरा खोला जाता है और खोलने के बाद घुटने में नया एसीएल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। दूसरे तरीके में जिसमें आर्थ्रोस्कोपिकली या दूरबीन से सर्जरी की जाती है, इसमें घुटने में चीरा नहीं लगाया जाता, बेसिकली घुटने में पोर्टल बनाए जाते हैं। पोर्टल के थ्रू दूरबीन को अंदर डाला जाता है और यह पूरा ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा किया जाता है। दूरबीन से करने का फायदा यह है कि घुटने में चीरा कम लगता है, ऑपरेशन में समय कम लगता है, ब्लीडिंग कम होती है, रिकवरी टाइम बहुत छोटा है, पेशेंट की रिकवरी जल्दी हो जाती है। तो आर्थ्रोस्कोपिकली करने का ये बेनिफिट है और मेरे हिसाब से आर्थ्रोस्कोपिकली किया जाने वाला एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के रिजल्ट ओपन सर्जरी से बहुत 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 ज्यादा अच्छे हैं। दूसरा सवाल जो मरीज के मन में आता है कि इस ऑपरेशन में इम्प्लांट क्या लगता है। इस ऑपरेशन में बेसिकली जो हम नया एसीएल रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसको नीचे वाली हड्डी यानी कि टिबिया और ऊपर वाली हड्डी यानी कि फीमोरल कॉन्डाइल में दोनों जगह अटैच करने के लिए यूज होने वाले सामान को हम इम्प्लांट बोलते हैं। यह बेसिकली या तो इंटरफेरेंस स्क्रू होता है, एक विशेष प्रकार का स्क्रू होता है, या एंडो बटन होती है, एंडो बटन विथ फिक्स लूप या वेरिएबल लूप, या फाइबर टेप के मदद से भी इसको जोड़ा जा सकता है। अब तीसरा सवाल जो मरीज के मन में आता है कि इस्तेमाल होने वाले इम्प्लांट में भी कुछ वैरायटीज रहती है क्या। जी हाँ, इम्प्लांट बेसिकली 2 टाइप ऑफ मटेरियल में अवेलेबल होता है। एक टाइटेनियम इम्प्लांट होता है, दूसरा बायो एब्जॉर्बेबल या बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट होता है। जो टाइटेनियम का इम्प्लांट होता है बेसिकली टाइटेनियम का स्क्रू होता है और टाइटेनियम की एंडो बटन होती है। और बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट में बायोडिग्रेडेबल या बायो एब्जॉर्बेबल स्क्रू आते हैं। बेसिकली इन दोनों में अंतर यह है कि टाइटेनियम का इम्प्लांट अपन ने एक बार अगर स्क्रू डाल दिया तो वो टाइटेनियम का स्क्रू आपकी हड्डी में हमेशा रहेगा जब तक अपन उसको नहीं निकालते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी जो बायो एब्जॉर्बेबल स्क्रू रहता है ये बेसिकली एक तरीके के हड्डी के पदार्थ से ही बना होता है और समय के साथ धीरे धीरे करके ये बोन में डिसइंटीग्रेट हो जाता है, गायब हो जाता है, धीरे धीरे करके ये आपके एक्सरे में इनविजिबल हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में देखें तो टाइटेनियम का स्क्रू आपके पैर में जीवन पर्यंत रहेगा और बायोडिग्रेडेबल स्क्रू समय के साथ घुल जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा और इस स्क्रू की जगह हड्डी बन जाएगी, जिसके चलते ग्राफ्ट का इंटीग्रेशन या हड्डी में पकड़ बहुत जल्दी और बहुत मजबूत बनती है।
अगर टाइटेनियम स्क्रू की बात करें तो क्योंकि ये धातु का बना होता है तो फ्यूचर में इसके साथ थोड़ी सी इन्फेक्शन की रिस्क होती है, क्योंकि ये एक फॉरेन बॉडी है तो लॉन्ग टर्म शरीर में रहने की वजह से में इसमें एक इन्फेक्शन का रिस्क बना रहता है। चौथा सवाल जो मरीज के मन में आता है कि ऑपरेशन में यूज हुआ इम्प्लांट क्या इसको फ्यूचर में निकलवाना पड़ता है? तो इसका जवाब है नहीं। एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी में चाहे आप टाइटेनियम का स्क्रू डलवाओ या बायो स्क्रू डलवाओ, दोनों ही एक बार डल गए तो जीवन पर्यंत आपके पैर की हड्डी में रहेंगे, इसको नहीं निकलवाया जाता। बायोडिग्रेडेबल या बायो एब्जॉर्बेबल जो स्क्रू रहता है वो समय के साथ अपने आप डिसइंटीग्रेट हो जाता है और हड्डी में कन्वर्ट हो जाता है। टाइटेनियम का स्क्रू जीवन पर्यंत आपके पैर की हड्डी में रहेगा। पांचवा सवाल जो मरीज के मन में आता है कि इस ऑपरेशन को करवाने के बाद मरीज को क्या-क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं। ऑपरेशन के बाद 2 हफ्ते तक मरीज के पैर में लॉन्ग नी ब्रेस लगा रहता है, यानी कि घुटना मोड़ना वर्जित रहता है। मरीज चल सकता है, पैर पे वजन देके पूरा वजन दे सकता है, लेकिन घुटना मोड़ना जो रहता है वो 2 हफ्ते बाद यानी कि टाँके निकलने के बाद ही अलाउ करते हैं। उसके पहले घुटने में लॉन्ग नी ब्रेस बांध के रखते हैं, जिसके चलते घुटना मुड़ नहीं सकता। 2 हफ्ते बाद ग्रेजुअली घुटना मुड़वाना चालू करते हैं धीरे-धीरे करके, और 0 टू 90 डिग्री तक का मूवमेंट इनिशियली अलाउड रहता है। 90 डिग्री से ज़्यादा घुटना नहीं मोड़ना रहता है, यानी कि आप चेयर हाइट से नीचे नहीं बैठ सकते हैं, आपको ज़मीन पे नहीं बैठना है, आपको उकड़ू नहीं बैठना है, आपको आलकी-पालकी नहीं लगानी है। इसके अलावा जब घुटना मुड़ना चालू हो जाता है, तो मरीज़ धीरे-धीरे करके वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग चालू कर सकता है, पर एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी इज ओनली अलाउड 3 मंथ्स पोस्ट सर्जरी, यानी कि आप ऑपरेशन के 3 माह बाद ही किसी भी प्रकार की स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ग्रेजुअली इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऑपरेशन के प्रथम 3 माह में किसी भी प्रकार की स्पोर्ट्स एक्टिविटी, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो जंपिंग हो या किसी अन्य प्रकार का स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, इट इज नॉट अलाउड, नॉट परमिटेड। इसके अलावा किसी भी प्रकार की स्पोर्ट्स एक्टिविटी या खेलकूद में आप मिनिमम ऑपरेशन के 3 माह बाद ही इन्वॉल्व हो सकते हैं। 3 माह तक केवल आपको चलना, फिरना, उठना और कुर्सी में बैठना इतना ही परमिटेड है। सीढ़ी चढ़ना उतरना कर सकते हैं, और जमीन पे बैठना, आलकी-पालकी लगाना, उकड़ू बैठना बिल्कुल नहीं करना है शुरुआती 3 महीने में। किसी भी प्रकार की स्पोर्ट्स एक्टिविटी यानी कि दौड़ना, भागना, जंप करना, ये भी अवॉइड करना चाहिए। अगर आप भी मेरे द्वारा ऑपरेट किए गए एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के पेशेंट का रिव्यू जानना चाहते हैं, उनका एक्सपीरियंस या अनुभव ऑपरेशन के समय और ऑपरेशन के बाद कैसा रहा, तो आप आई बटन पे दिए गए लिंक पे जाकर उसको देख सकते हैं। अगर आपके मन में भी इस ऑपरेशन से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं या हमको व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पे दर्शाया गया है। कृपया हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी आप ले सकते हैं। इसी प्रकार की ऑर्थोपेडिक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए डॉक्टर गर्ग आर्थो केयर पे। नमस्कार, धन्यवाद।